परिचय। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से नगरों के स्वरूप और नाम में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए मध्यकालीन नगरों का स्वरूप प्राचीनतम और आधुनिक काल के नगरों से भिन्न है, परंतु यह स्वरूप प्राचीन काल और आधुनिक काल के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। नगरों के अर्थ ऐतिहासिक अवधियों और क्षेत्रीय संदर्भों में भी बदल जाता है। वस्तुतः नगर की प्रवृत्ति है कि उसका सार तत्व समय के साथ बदलता रहता है। नगर गतिशील होते हैं और सामाजिक तथा धार्मिक प्रक्रियाओं के साथ परिवर्तित होते हैं। वे अपने सूक्ष्म रूप में व्यापक जगत का नेतृत्व करते हैं। मध्यकालीन भारत के नगरों को समझने की अनेक संभावनाएं और तरीके हैं। यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक रूप से इन नगरों ने सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के दो भिन्न समूहों, प्राचीन काल दूसरा आधुनिक काल, के बीच के बड़े समयानंतर को पाटने की भूमिका निभाई है। दो कालों के बीच योजक होने के अतिरिक्त मध्यकालीन नगरों की कतिपय अपनी विशिष्ट विशेषताएं थीं। यह उन व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं जिनके अंदर उनका विकास हुआ, केंद्रीकृत तथा गहन रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्याय का विहंगावलोकन करते हैं। यूरोप में मध्यकालीन नगरों की धारणा कैसी थी? अधिक विकास से नगरों का स्वरूप बदलता है। इसी आधार पर इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने नगरीय प्रक्रियाओं की सूक्ष्म प्रवृत्ति का अध्ययन करने का प्रयास किया है। मैक्स वेबर ने उत्पादकों और व्यापारियों की गतिविधियों के आधार पर मध्यकालीन नगरों में घटित सत्ता के स्वरूप और रूपांतरण को सामाजिक कार्यकलाप के प्रकारों के रूप में देखा है। उसके अनुसार अर्थव्यवस्था और सत्ता का प्रयोग मध्यकालीन पश्चिमी नगरों में कार्य आचार्य के विकास का साधक था। हेनरी पिरेन मध्यकालीन नगरों की प्रधानता और लंबी दूरी के व्यापार को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार 11वीं शताब्दी के बाद से पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक पुनरुद्धार के साथ यूरोप में नगरीकरण आगे बढ़ने लगा। मॉरिस डॉब ने बताया कि मध्यकालीन नगरों के उत्थान और बाजारों के विकास ने सामंतवाद की रचना पर बुरा प्रभाव डाला। मध्यकालीन नगरों के उत्थान और बाजारों के विकास ने सामंतवाद की रचना पर बुरा प्रभाव डाला। उसने मध्यकाल नगरों को परतंत्र समाज के बीच एक नव खलिस्तान के रूप में देखा, जहां दमित ग्रामीणों को नगरों की ओर कूच करने का अवसर मिला। इतिहासकारों ने पश्चिम में विभिन्न प्रकार के मध्यकालीन नगरों का उल्लेख किया है। हेनरी पिरेन ने मध्यकालीन नगरों को श्रेणियों में बांटा है। सामंत के अधीन नगर, फ्लेमिश नगर। सामंत के अधीन नगर मुख्यतः राजनीतिक केंद्र या बिशप का आवास या उनकी अदालत की गतिविधियों का केंद्र था। फ्लेमिश प्रकार का नगर मुख्यतः आर्थिक इकाई थी, जिस पर कुलीन तंत्र की सत्ता होती थी, जिसमें मुख्य रूप से व्यापारी थे। इन नगरों के निवासियों के जीवन यापन की मुख्य धारा व्यापार थी। फर्नाल्ड ब्राडल के अनुसार नगरों के विकास क्रम के 3 बुनियादी प्रकार के नगर थे, जैसे ग्रीस और रोम। द्वितीय प्रकार में आरक्षित नगर थे। आत्मनिर्भर इकाइयां थी, प्रत्येक दृष्टि में अपने आप में रक्षित थी। तृतीय प्रकार के अधीनस्थ नगर शामिल थे, जो राज्य और राजाओं के अधीन होते थे, जैसे फ्लोरेंस। श्रम विभाजन के आधार पर नगर को गांव से अलग किया जा सकता है।
फर्नाल्ड ब्राडल का मानना है कि श्रम प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया। फर्नाल्ड ब्राडल का मानना है कि व्यापारी, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक नियंत्रण संबंधी प्रक्रिया परंतु वे यह भी कहते हैं कि सभी लक्षण बड़े नगरों में दिखाई देते हैं। आधुनिक नगरों की उपेक्षा मध्यकालीन नगरों में कम सघन श्रम प्रक्रिया थी। हाल ही में मध्यकालीन नगरों को सांस्कृतिक रचना के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। नगरीय सामुदायिक भागीदारी, बहुनिष्ठा, बहुसंबद्धता के कारण उनका सांस्कृतिक निर्माण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। हार्वी के अनुसार इतिहास से संबंध भूगोलविद तर्क देते हैं कि स्थानिक प्रक्रियाएं कुछ ऐसी है जो अचानक नहीं होती, अपितु निश्चित प्रयोजन से तर्क के साथ होती है। उनका विचार है कि नगरीय स्थल अभिप्रायपूर्ण अर्थ से संयुक्त होता है और बताता है कि किस प्रकार सत्ता और प्रभुत्व नगरीय स्थल में चिन्हित हैं। फूको का दृढ़ विश्वास था कि समाज में सत्ता का विश्लेषण स्थल के ऊपर नियंत्रण के विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। फूको का दृढ़ विश्वास था कि समाज में सत्ता का विश्लेषण स्थल के ऊपर नियंत्रण के विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है। नगरीय इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों के अनुसार नगरीकरण की प्रक्रिया के अध्ययन को जनसंख्या, सामाजिक संगठन, भौतिक परिवेश और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नगरीय परिवर्तन की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब बदलते हुए सामाजिक संगठन की प्रौद्योगिकी नवोन्मेष नगरीय स्थल में इस प्रकार घटना होती है जिसमें जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बदल जाता है। नगरीय स्थलों में प्रौद्योगिकी की मध्यस्थता की प्रकृति को समझने के क्रम में संचार माध्यमों, परिवहन के साधनों, सूचनात्मक नेटवर्क का विश्लेषण करना चाहिए। मध्यकालीन भारतीय नगरों संबंधी दृष्टिकोण। मोहम्मद हबीब का कहना है कि मोहम्मद गोरी की विजय के पश्चात उत्तर भारत में श्रमिक प्रक्रिया में तेजी आई। मोहम्मद गोरी की विजय के पश्चात उत्तर भारत में श्रमिक प्रक्रिया में तेजी आई और इसी के साथ नगरीय क्रांति का जन्म हुआ। मोहम्मद हबीब का कहना है मोहम्मद गोरी की विजय के पश्चात उत्तर भारत में श्रमिक प्रक्रिया में तेजी आई और इसी के साथ नगरीय क्रांति का जन्म हुआ। मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने नगरों में प्रवेश कर औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित पदार्थों के उत्पादन का कार्य किया है। इनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं था। महावत, कसाई और बुनकर आदि ने श्रम में योगदान दिया। इस्लाम के प्रभाव से इन कार्यों में तुर्की हिस्सेदारी बढ़ गई। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। सेना के लिए सैनिक, कारखानों के लिए कर्मकार, शिल्पकार, निजी सेवक, संगीतकार और नर्तकियां आदि नगरों में बड़ी संख्या में उपलब्ध हो गए। इस प्रकार गौरी तुर्कों के नेतृत्व में भारतीय नगरीय श्रम क्रांति आई। मध्यकालीन नगरों के श्रम प्रक्रिया की जो मोहम्मद हबीब द्वारा व्यक्त की गई है उसकी इरफान हबीब ने आलोचना की है। मोहम्मद हबीब का विचारों को इरफान हबीब ने आलोचना की है। उनके अनुसार आर्थिक विस्तार का कारण मुख्यतः कागज, वस्त्र, भवन प्रौद्योगिकी के परिवर्तन, उनके अनुसार आर्थिक विस्तार का कारण मुख्यतः कागज, वस्त्र और भवन प्रौद्योगिकी के परिवर्तन और व्यापार को बढ़ावा देना है।
इसके साथ नई भू राजस्व प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण अधिशेष के बड़े भाग को हस्तगत करना भी है। उनके अनुसार मध्यकालीन भारतीय नगरों में दास श्रमिक या परतंत्र श्रमिक उत्पादन के सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे। मध्यकालीन भारतीय नगरों के उद्भव को बी.डी. चट्टोपाध्याय और आर. चंपक लक्ष्मी 9वीं शताब्दी के बाद मानते हैं। मध्यकालीन भारतीय नगरों के उद्भव को बी.डी. चट्टोपाध्याय और आर. चंपक लक्ष्मी 9वीं शताब्दी के बाद मानते हैं। 9वीं शताब्दी के बाद चट्टोपाध्याय के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के नगरों का उद्भव का कारण व्यापार से उत्सर्जित शक्तियां थी। उत्तर पश्चिम भारत के नगरों के उद्भव का कारण व्यापार से उत्सर्जित शक्तियां थी। उसके बारे में आर. चंपक लक्ष्मी का कहना है कि दक्षिण भारत में 9वीं तथा 13वीं सदी के बीच की अवधि विदेशी व्यापार से प्रेरित होकर चोल राज्य में अनेक नगरों का विकास हुआ। तंजौर यहाँ का मुख्य राज्य था। अनेक इतिहासकारों ने सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण का अध्ययन किया है। इसमें नकवी और ओरलैंड प्रमुख हैं। इनका अध्ययन उत्तर भारत के प्रमुख नगरों की विशेषताओं और उसकी आर्थिक प्रगति के बारे में है। सारेन मसूबी ने उत्तर भारत के शिल्प उत्पादकों नगर की श्रम प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। इसके लिए उन्होंने मुगलकालीन नगरीकरण का विस्तार जानने हेतु सूबों और नगरों में नगरीय कर से प्राप्त आय से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग किया है। उन्होंने संप्रभुनगर शाहजहानाबाद का भी अध्ययन किया है। संप्रभुनगर राजनीतिक केंद्र होता था और वहां शासक रहता था सतीश चंद्र। 18वीं सदी के अशांत नगरों की संघर्षपूर्ण दशाओं का वर्णन करते हैं। इंदु बंगा ने भारत में नगरवाद के सूक्ष्म अर्थों की जांच के लिए नगरीय इतिहासकारों को एक जगह एकत्र किया है। मध्यकालीन नगरीय इतिहास लेखन में नगरों से संबंध जांच करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वस्तुतः मध्यकालीन नगरों का उदय संपोषण के लिए कारणात्मक तत्व समय समय के साथ बदलते रहे। अधिकांश नगरों का उदय राजनीतिक कारणों से हुआ और समय व्यतीत होने के साथ साथ वहां आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो गई। उदय के बाद कई नगरों का कार्य एवं भूमिका बदल गई। मध्यकालीन नगरवाद की धारणा वाणिज्यिक और राजनीतिक रूप से अभिप्रेरित नगरवाद। मध्यकाल एवं पूर्व आधुनिक काल में दो प्रकार के नगरवाद थे: वाणिज्यिक नगरवाद, राजनीति से अभिप्रेरित नगरवाद। वाणिज्यिक नगरवाद शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं, व्यापारिक उत्पादक सह विनिमय केंद्रों द्वारा उत्सर्जित आर्थिक शक्तियों के कारण आया, जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि राज्य की राजधानी बने। नगरों में ये दोनों विशेषताएं थी। धार्मिक आवश्यकताओं के कारण उत्पादन में अंतर आया। उदाहरण के लिए इस्लामिक नगरों में वस्त्रों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि यहाँ स्त्री और पुरुषों को पूर्ण वस्त्र धारण करने पड़ते थे। नगरवाद और सूफी तथा भक्ति का प्रचार। बुनकरों और शिल्पकारों से अपने को अलग करने के लिए एवं स्वयं को सामाजिक रूप से स्वीकार तथा ग्राह्य बनने के माध्यम वर्ग स्वयं को सूफी तथा भक्ति परंपरा से जोड़ते गए। सूफी और भक्ति आंदोलन दोनों ने सांस्कृतिक शक्ति के रूप में नगरवाद के विकास में योगदान दिया। इन आंदोलन में संतों ने शिल्पकारों और बुनकरों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए श्रम की संस्कृति को वैध
श्रम की शक्ति को वैध, संस्कृति को वैध बताया। फलस्वरूप ग्रामीण कुलीनों और अभिजात की अपेक्षा श्रम बल अधिक महत्वपूर्ण हो गया। तीर्थयात्री और संतों के आवागमन से कई नगर प्रसिद्ध हो गए। आगे चलकर भक्ति तथा सूफी आंदोलन ने उत्तर भारत के शिल्पकारों समूहों को लामबंद किया, जिसने नगरवाद को विकसित करने में सहयोग दिया। कबीर के कारण बनारस, दादू के कारण कल्याणपुर आदि अधिक प्रसिद्ध हो गए। पोलिस क्रेसी मुगलों तथा पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में राजनीतिक प्रक्रियाओं के मूल अवयव के नगरों को विभिन्न मुख्य केंद्रों से जोड़ने का प्रयास किया। इनका संपर्क गांवों से था। इसके माध्यम से अधिशेष के दोहन की प्रक्रिया को साम्राज्य के चारों ओर फैलाया गया। मुगलों के इस प्रकार के शासन को पोलिस क्रेसिस कहा जा सकता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस यानी नगर से हुई है, जो नगरों और नगर निवासियों के माध्यम से श्रेष्ठ प्राधिकार के शासन का सूचक है। उसने गांव की आर्थिक राजनीतिक सत्ता को अपने अधीन बनाए रखा। सर्वप्रथम मुगल बादशाह अकबर ने अपने उभरते हुए साम्राज्य में प्रमुख संसाधन उत्पन्न करने वाले स्थानों में नगरों की श्रृंखला के निर्माण के साथ शासन का पोलिसक्रेटिक स्वरूप प्रारंभ किया। मुजफ्फर शाह को पराजित कर गुजरात की विजय 1572 से 1573 के बीच ने अकबर को सूरत, भड़ोच, कैम्बे के व्यावसायिक बंदरगाह का स्वामी बना दिया। इस प्रकार बंगाल विजय ने भी कई लाभ दिए। सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए इलाहाबाद में संगम पर किला बनवाया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी कुछ इस प्रकार के प्रयास किए। विद्यमान नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासकों ने समय समय पर अपनी राजधानियां बदली तथा स्थापित भी की। नगरों के निर्माण और उनकी देखरेख के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई। नगर उन्मुखी कार्यकलापों में प्रौद्योगिकी खोजों को विशेष महत्व दिया गया ताकि पोलिसक्रेटिक शासन सफल हो सके। भारत नगरों से तैयार उत्पाद नदी मार्ग या जीटी रोड आदि महामार्गों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाया जाता था। पुर्तगाली नगर पोलिस गार्गिक गोवा आदि में पुर्तगालियों का सुदृढ़ शासन स्थापित था। उन्होंने नगरों का प्रयोग गांवों के अधिशेष को प्राप्त करने तथा लाभ कमाने के लिए किया। इस धन को वे यूरोप लेकर गए। इसके विपरीत मुगलों ने भारत का धन भारत में, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अनेक नगरों कोचीन, मंगलोर, दमन और द्वीप आदि की स्थापना की। उन्होंने नगर एन्क्लेव को ऐसा स्वरूप बनाया जिससे आंतरिक भागों में राजस्व की निकासी अधिकतम हो सके। पुर्तगालियों के इस प्रशासन को गोलिस गार्गिक कहा गया। उन्होंने पश्चिमी तट पर स्थित विभिन्न नगर केंद्रों से व्यापारिक कार्यकलापों द्वारा अगाध संपत्ति एकत्र की और उसे यूरोप में हस्तांतरित किया। गोवा नगर में प्रत्येक निवासी को पुर्तगाली धर्म का पालन करना पड़ता था तथा लुसिटेनियन सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन करना पड़ता था। पुर्तगाली निजी व्यापारियों और को स्वयं नगर पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र रखना चाहते थे। पुर्तगाली निजी व्यापारी स्वयं को नगर पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र रखना चाहते थे। नगर राज्य मध्यकाल में नगर राज्य लघु राज्य था अथवा अर्धराज्य थे, जो क्रमशः सुदूर दक्षिण में क्रमशः कालीकट और कोचीन के पत्तन नगरों के समीप समुद्री व्यापार में राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर प्रकट हुए। इसी से इटली में वेनिस, फ्लोरेंस, जर्मनी में ब्रोमेन आदि निर्मित हुए। अपने पतन नगरों के समुद्री व्यापार के प्रति लाभों के साथ कालीकट और कोचीन के नगरीय केंद्र के शासकों ने राज्य
निर्माण की प्रक्रिया में एक आंतरिक भूभाग का सृजन किया। आंतरिक भाग में बिखरे हुए उत्पादन केंद्र राजनीतिक विजयों द्वारा सत्ता के केंद्र और पतनों की व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ दिया। कोचीन में घरेलू व्यापार की जिम्मेदारी मापिल्ला मुस्लिम व्यापारी को सौंपी गई थी। यह मापिल्ला मुस्लिम कालीकट के कोया के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो कालीकट में प्रशासनिक दृष्टि